जीएस पेपर 4 एथिक्स कितने नंबर का होता है? 250 नंबर का। चलिए, एथिक्स है क्या? इन सारी चीज़ों को समझने से पहले, विषय वस्तु पर जाने से पहले कुछ चीज़ें जान लेनी ज़रूरी है, आवश्यकता है जिसकी कि आपको इस सब्जेक्ट को लिखना कैसे है, इसकी विषय वस्तु क्या है, विषय की समझ विकसित करनी है, साथ ही साथ आपकी किसी भी विषय को किस तरीके से पढ़ा जाता है, वहाँ पर किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि आपका नीति शास्त्र के अंतर्गत इसका जो सिलेबस है, विषय वस्तु है, वो क्या है। उसके बाद हम आएंगे टॉपिक पर। पहला टॉपिक आज का क्या होगा, उस टॉपिक में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, और इस तरीके से ये सेशन हमारा स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं नीति शास्त्र एज ए सब्जेक्ट क्या है, और यहाँ पर अन्य सब्जेक्टों के से ये किस तरह से इतर है। आपको यहाँ पर जहाँ पर आप बात करें, अगर मैं बात करूँ आपको जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ज़्यादातर वहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपने 8, 9, 10 या फिर 11, 12, ग्रेजुएशन, पीजी में कहीं ना कहीं उन विषय वस्तु से आपका रूबरू हुए होंगे, उनके बारे में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। लेकिन अगर बात करें हम नैतिकता की, नीति शास्त्र की, एज ए सब्जेक्ट ये आपको कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। यहाँ तक कि अगर बात की जाए आपको यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर भी आपको ये सब्जेक्ट आपको देखने और पढ़ने को नहीं मिलता। लेकिन एक मनुष्य के लिहाज से आपके द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन हर स्तर पर नैतिकता के आयामों पर किया जाता है। नैतिकता बेसिकली आपके द्वारा किए गए कार्य और उस कार्य करने का आपका इरादा क्या था, उन्हीं सारी चीजों का अध्ययन कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अध्ययन करने की बात करें, स्टडी दो तरीके के लोग करते हैं, दो तरीके के लोग स्टडी करते हैं। कौन कौन से? एक वो लोग जो पढ़ते इसलिए हैं कि उन्हें आने वाले एग्जाम क्वालिफाइड करना, जैसे कि 9, 10, 11, 12 या ग्रेजुएशन, या आप लोग एग्जाम की तैयारी करने के यहाँ पर बैठे हुए। आप लोग यहाँ बैठे क्यों हैं? क्योंकि आपको किसी को IAS PCS बनना है, जो या फिर 9, 10, 11, 12 का बच्चा होता है तो वो भी करता है कि 9th पास आउट हो जाए, 10th पास आउट, 11 या 12th पास आउट हो जाए, यानी कि वो परीक्षा को पास करने के उद्देश्य से पढ़ता है। तो कार्य किया जा रहा है पढ़ना, इरादा क्या है उसका? परीक्षा को पास करना। दूसरा कौन होता है? दूसरा व्यक्ति वो होता है जो आपके किसी चीज को या ज्ञान अर्जन करता है, तो ज्ञान अर्जन करने का उद्देश्य उसका किसी एग्जाम को पास आउट करना नहीं होता है, वो सिर्फ ज्ञान को अर्जित करना चाहता है अलग अलग आयामों से। वो उत्सुक है अलग अलग चीजों को जानने के बारे में, ना कि उस चीज को जानकर किसी चीज को क्वालिफाइड करना। तो पढ़ वो भी रहा है, लेकिन जो उसका इरादा है ज्ञान को अर्जित करना है, ना कि आपको किसी एग्जाम को पास करना है। तो यहां पर वर्क एथिक्स जो होता है वो अलग अलग है। आपका वर्क एथिक्स अलग है, किसी अन्य व्यक्ति का अलग है। एक जो प्रोफेसर होगा उसका जो वर्क एथिक्स है वो चीजों को पढ़ता है ताकि वो आकर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर पढ़ाएगा, यानी कि उसका इरादा है बच्चों को पढ़ाना है, इसके लिए वो कार्य कर रहा है पढ़ने का, अध्ययन कर रहा है वो पढ़ने का। लेकिन नीति शास्त्र सिर्फ यही नहीं है, आपके कार्य और इरादे की ही बात नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति विशेष के द्वारा किए गए कार्यों का, उसकी परंपराओं का, उसके रीति रिवाजों का, प्रक्रियाओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन कैसे? साइंस एक अलग सब्जेक्ट है। बोला जाता है क्या नीति शास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान क्या कहता है, इसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि विज्ञान क्या कहता है, या विज्ञान जो शब्द पढ़ते हैं विज्ञान का मतलब क्या। विज्ञान क्या कहता है? किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, संगठित ज्ञान ही विज्ञान। ठीक है, तो क्या नीति शास्त्र भी एक विज्ञान है? तो हम कह सकते हैं बिल्कुल है। तो कैसे है? एक व्यक्ति का अगर आपको अध्ययन करना है, एक व्यक्ति के व्यवहार का आपको अध्ययन करना है, तो वहां पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से उसके बारे में जानना जरूरी है, उस व्यक्ति के बारे में।
सिस्टमेटिक तरीके से क्या, उस व्यक्ति विशेष के पालन पोषण यानी कि उसकी शुरुआती अवस्था यानी उसका पालन पोषण कहाँ हुआ है। पालन पोषण यानी कि उसका समाज कैसा है, उसका परिवेश कैसा है, उस परिवेश के अनुरूप उसको किस तरीके की शिक्षा मिली, वो शिक्षा जहां पर उसने ग्रहण की है वो विद्यालय कैसा है। ये सारी चीजें क्या हैं, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से विकसित करेंगी। कोई व्यक्ति जो होगा वो आगे चलकर क्या बनने वाला है। इसके लिए दो एग्जांपल देता हूं। पढ़ने वाले दो तरीके के लोग हैं। पहला व्यक्ति जिसने दो फ्रेंड हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, एक ही क्लासरूम में हैं, दोनों का लेकिन जो व्यवहार है वो अलग हो सकता है। एक हो सकता है उग्र का, एक हो सकता है शांत। एक घटना घटित होती है। घटना घटित ये होती है, एक टीचर के द्वारा किसी विषय को काम में दिया गया, दोनों के द्वारा वो काम जो होता है पूरा नहीं किया गया, उसके लिए टीचर के द्वारा दोनों को दंड दिया। दंड देने के फलस्वरूप एक व्यक्ति, एक बच्चा जो होगा, हो सकता है विद्यालय की छुट्टी होने के बाद उस टीचर को पत्थर फेंककर मारे और सर का, टीचर का जो होगा सर फोड़। दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा कि उसने इस चीज को एनालाइज किया, उसको दंड किस लिए मिला है, काम को ना पूरा करने के कारण। अगले दिन जाएगा वो काम को पूरा करेगा, नेक्स्ट दिन लाके वो दिखा। यानी कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति वस्तु का जो अध्ययन करना है वो उसके परिवेश, माहौल, उन सारी चीज़ों का एक क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप नीति शास्त्र को या नैतिकता को समझ नहीं सकते, उसके एथिक्स को, वर्क एथिक्स को नहीं समझ सकते। तो नीति शास्त्र क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है। जब तक आप उसका सुव्यवस्थित संगठित तरीके से अध्ययन नहीं करेंगे आप उसके सभी संरचनात्मक पहलुओं पर नहीं पहुंच सकते हैं और न ही आप उसका एक अच्छा आंसर राइटिंग वहां पर कर सकते। ठीक है, एक उम्मीदवार की बात करता हूं, एक कैंडिडेट। आप क्या हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने वाले कैंडिडेट, उम्मीदवार आप सभी हैं यहाँ पर। एक उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, एक कैंडिडेट यूपीएससी के लिहाज से अगर हम देखें, एक कैंडिडेट किस तरह का होना चाहिए। यूपीएससी किस तरह के कैंडिडेट को एज ए आईएएस आईपीएस नियुक्त करता है या उसको सेलेक्ट करता है, उसके क्या आयाम होते हैं, वो एक उम्मीदवार को किस तरीके से परखता है। तो उसके लिए आपको जानने के लिए जरूरी है कि आप नैतिक रूप से कितने लोकतांत्रिक, कितने निष्पक्ष हैं, कितने सत्यनिष्ठ हैं, कितने कर्तव्य परायण हैं अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति। उसके लिए वो कई बार क्या करते हैं, आपके सामने इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन रखते हैं, उन क्वेश्चंस का आप आंसर क्या देते हैं वो आपको उस आधार पर आकलन करते हैं। आपको कुछ सिचुएशन में डालकर रोकते हैं कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह के रिएक्ट करते हैं। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं और आप हो सकता है कि आप सभी जितने लोग बैठे हैं वहां पर उस क्वेश्चन के अलग अलग आंसर देने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर के पास दो मरीज आते हैं, दोनों ही घायल हैं, ठीक है, दोनों ही घायल हैं। डॉक्टर पास मरीज जो होता है, एक मरीज जो होता है वो भारतीय है, दूसरा जो मरीज है वो पाकिस्तानी है। समझ रहे हैं, एक भारतीय है, दूसरा कौन है, पाकिस्तानी। डॉक्टर का वहां पर क्या काम होगा, वो सबसे पहले किसका इलाज करेगा, आप बताइए। जो सबसे पहले आएगा, मान लीजिए दोनों को समान समय पर अवधि पर लाया गया, जो ज्यादा घायल हो। बिल्कुल सही, यही आपका वर्क एथिक्स है। वहां पर जो ज्यादा घायल होगा, एक सामान्य डॉक्टर का वर्क एथिक्स यही कहता है कि जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल है सबसे पहले आप उसका इलाज करें, उसके बाद आप दूसरे को देखें। अब इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट ये है कि जो डॉक्टर है वो भारतीय सेना में डॉक्टर है, जो घायल हैं वो एक भारतीय सैनिक है, एक पाकिस्तानी सैनिक। पाकिस्तानी सैनिक ज्यादा गंभीर रूप से घायल है, भारतीय सैनिक कम गंभीर रूप से घायल। अब बताइए आपका क्या आंसर, बताएं। अच्छा, भारतीय सैनिक का वो करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं भारतीय सैनिक और कुछ लोग कह रहे हैं
जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके विचारों में क्या आया, अंतर आया। लेकिन यहाँ पर दो चीजें, एक है एथिक्स, दूसरा है कोड ऑफ कंडक्ट। एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में बेसिकली डिफरेंस है, पहले आप उसको समझ लें, आपको आंसर ऑटोमेटिकली उसका मिल जाएगा। एथिक्स क्या हो सकता है, एथिक्स नैतिकता का वो आयाम है जिसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है। यानी कि एथिक्स क्या है, आपके आंतरिक पहलुओं का अध्ययन। आंतरिक रूप से अगर आप किसी प्रकार का मान लीजिए कोई गलत काम करते हैं तो आपको आत्मग्लानि होती। एक बच्चे ने आपसे पैसे मांगे कि उसको भूख लगी है, पैसे दे दीजिए, आप कहते हैं छुट्टे नहीं, कह के आप निकल जाते हैं। आगे चलकर वही बच्चा भूख के कारण, न मिलने के कारण वो आपको बेहोश हो जाता है। आपको आत्मग्लानि होगी, मैंने 10 रुपए दे दिए होते वो कुछ खा लेता, ठीक हो। ये क्या हुआ, आपका एथिक्स। कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, कोड ऑफ और एथिक्स की एक चीज और है। एथिक्स जो होता है वो सार्वभौमिक होता है, यानी हर जगह वो चीज लागू हो। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट व्यवसाय दर व्यवसाय चेंज होगा। यानी आप कहां पर काम कर रहे हैं उसका कोड ऑफ कंडक्ट अलग हो सकता है। यानी एक सेना में काम कर रहे हैं तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट अलग होगा, एक आप कंपनी के जो होते हैं सीईओ हैं उसका कोड ऑफ कंडक्ट अलग, आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं उसका कोड ऑफ कंडक्ट अलग होगा, और आप सरकारी जॉब में कर रहे हैं तो वहां पर आपका कोड ऑफ कंडक्ट अलग होगा। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वहां पे ये ध्यान रखिएगा, जो डॉक्टर था वो कौन था, भारतीय सेना। यहाँ एथिक्स अप्लाइड होगा या कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होगा। और कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो ये कहता है भारतीय सेना का कि आपके लिए आपका राष्ट्र सर्वोपरि है, और इस लिहाज से आपको, चाहे भारतीय सैनिक जो होता है कम गंभीर रूप से घायल होगा, लेकिन आप सबसे पहले इलाज किसका करेंगे, भारतीय सैनिक का, उसके बाद ही आप करेंगे किसका, पाकिस्तानी सेना। इसलिए यहां पर सिचुएशन, परिस्थितियां निर्धारित करती हैं कि आपका काम क्या होगा, एथिक्स क्या होगी, नैतिकता क्या है आप। ठीक है, मैं आपको सिर्फ अभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल देकर आपके सोचने, आपके विचारों को क्या करना, अभी आपको सोचने की जो क्षमता है उसको मैं विस्तारित कर कि विषय क्या है। बेसिकली इसको समझिए पहले। विषय बहुत ही कह सकते हैं कि यूनिक है, पहले आपने कभी सोचा नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये आपके दिन प्रतिदिन के जीवन के कार्यों में अप्लाइड होता है, लेकिन आप उसको समझते नहीं। उस चीज को मैं आपको डेली हर एक विषय, हर एक आयामों पर आपके विचारों को उस ओर सोचने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सब्जेक्ट है, इसके कुछ आयाम हैं। सबसे पहले आज आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, इस नीति शास्त्र विषय का विषय वस्तु क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला पेज निकालिए, पेज पर आप नोट करिए, नीति शास्त्र डालिएगा, उसकी विषय वस्तु डालिएगा, हेडिंग डालिएगा विषय वस्तु। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध। नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध। लिख लिया। सेकंड लिखिएगा अभिवृत्ति, नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक अभिरुचियां, इसी के अंदर लिखिएगा, नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक अभिरुचियां। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि एवं बुनियादी मूल्य। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि एवं बुनियादी मूल्य। फोर्थ नंबर पे लिखिएगा भावनात्मक समझ। इसमें डैश करके लिखिएगा अवधारणाएं, शासन एवं प्रशासन में इनका उपयोग एवं प्रयोग। अवधारणाएं, शासन एवं प्रशासन में इनका उपयोग एवं प्रयोग। नेक्स्ट है दार्शनिक विचारक। दार्शनिक विचारक 6 पॉइंट पे लिखिएगा, सिविल सेवा के लिए सिविल सेवकों के कर्तव्य, कार्य
एवं निष्पादन। सिविल सेवकों के कर्तव्य, कार्य एवं निष्पादन। 7वां पॉइंट लिखेगा शासन व्यवस्था, दार्शनिक आधार, सूचना एवं आचार संहिता, सूचना एवं आचार संहिता का महत्व, चुनौतियां, सूचना आचार संहिता की चुनौतियां, सूचना एवं आचार संहिता का महत्व एवं चुनौतियां। ठीक है, तो टोटल ये 7 टॉपिक हैं और इन टॉपिक्स को आपको यहाँ पर कवर करना है। तो 1 बाय 1 हम एक एक टॉपिक्स को लेंगे और इनको कंप्लीट करेंगे। सबने इनका कंप्लीट कर लिया, किसी का छूटा तो नहीं है? चलिए अब बात करते हैं इस विषय में करना क्या है। आपको पढ़ना है, रटना है, समझना है, लिखना है, क्या क्या करना है। इस विषय वस्तु में आपको करना क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि विषय वस्तु जो इतनी बड़ी है, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, तो क्या आपको रटने से काम चल जाएगा?